एडजी पर आपका फिर से स्वागत है आपके पर्सनल एआई ट्यूटर के साथ। आज हम क्लास 11 केमिस्ट्री यानी सीबीएसई क्लास 11 केमिस्ट्री के केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चैप्टर को एक एक्सटेंडेड एपिसोड में रिवाइज करेंगे। ये लगभग 30 से 60 मिनट्स का सफर है, इसलिए आराम से सुनिए। मैं गौरव हूँ और मेरे साथ हैं स्वाति। नोटबुक हो तो अच्छा, लेकिन आप इसे पैसिवली भी सुन सकते हैं। जयपुर की स्टूडेंट अनन्या को शुरुआत में समझ नहीं आता था कि एटम्स कंबाइन क्यों करते हैं। आज हम उसी सवाल से शुरू करके थियरीज, क्वेश्चंस और एग्जाम टिप्स तक जाएंगे। बिल्कुल। इस एपिसोड में हम पहले केमिकल बॉन्ड और स्टेबिलिटी का बेसिक आइडिया समझेंगे। फिर कैसल लुईस अप्रोच, ऑक्टेट रूल, लुईस स्ट्रक्चर्स और आयोनिक बॉन्ड पर जाएंगे। उसके बाद बॉन्ड पैरामीटर्स, रेजोनेंस, पोलैरिटी, वीएसईपीआर ज्योमेट्री, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, सिग्मा और पाई बॉन्ड्स, हाइब्रिडाइजेशन, एमओ थ्योरी और हाइड्रोजन बॉन्डिंग आएगा। बीच बीच में मैं तुम्हें छोटे चेक्स दूंगी ताकि सिर्फ सुनना नहीं, एक्टिवली रिकॉल करना भी हो। सबसे पहले बड़ा सवाल, एटम्स कंबाइन क्यों करते हैं। चैप्टर का सेंट्रल आइडिया है कि हर सिस्टम अधिक स्टेबल बनने की टेंडेंसी रखता है। केमिकल बॉन्डिंग सिस्टम की एनर्जी लोअर करके स्टेबिलिटी पाने का एक तरीका है। मैटर में एटम्स, आयंस या दूसरे कॉन्स्टिट्यूएंट्स को साथ रखने वाली अट्रैक्टिव फोर्स को केमिकल बॉन्ड कहते हैं। और मॉलिक्यूल क्या है? एक या अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स का ऐसा ग्रुप जो एक स्पीशीज की तरह एग्जिस्ट करता है और कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज रखता है। चैप्टर यही भी पूछता है कि केवल कुछ कॉम्बिनेशंस ही क्यों पॉसिबल होते हैं और मॉलिक्यूल्स की डेफिनेट शेप्स क्यों होती हैं। इन क्वेश्चंस के आंसर्स के लिए अलग अलग थ्योरीज विकसित हुई। हमारा लर्निंग मैप साफ रखो। कसेल लुईस अप्रोच इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर या शेयरिंग से स्टेबिलिटी समझाती है। वीएसईपीआर इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन से जियोमेट्री प्रिडिक्ट करती है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ऑर्बिटल ओवरलैप और बॉन्ड फॉर्मेशन की एनर्जेटिक्स पर ध्यान देती है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पूरे मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट समझाती है। एक यूजफुल डिस्टिंक्शन याद रखो, कोई थ्योरी हर क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर नहीं देती। लुईस स्ट्रक्चर्स बॉन्डिंग का पिक्टोरियल आइडिया देती हैं, लेकिन एक्चुअल शेप और रिलेटिव स्टेबिलिटी नहीं समझाती। वीएसईपीआर शेप प्रेडिक्ट करती है, पर उसका थियोरेटिकल बेसिस पूरी तरह क्लियर नहीं है। इसलिए चैप्टर में थियरीज एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं। अब कीसल और लुईस पर आते हैं। 1916 में दोनों ने इंडिपेंडेंटली केमिकल बॉन्डिंग की इलेक्ट्रॉन बेस्ड एक्सप्लेनेशन दी। लुईस ने एटम को पॉजिटिवली चार्ज कर्नल और आउटर शेल के रूप में पिक्चर किया। आउटर शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स की स्टेबल अरेंजमेंट को ऑक्टेट कहा गया। हीलियम इसका एक्सेप्शन है, क्योंकि वहां डुप्लेट स्टेबल होता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पर ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। केमिकल कॉम्बिनेशन में जनरली आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं, इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स प्रोटेक्टेड रहते हैं। लुईस सिंबल्स में एलिमेंट सिंबल के चारों ओर डॉट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स दिखाते हैं। डॉट्स की संख्या देखकर कॉमन या ग्रुप वैलेंस का अंदाजा लगाया जा सकता है। सेल के अनुसार अल्कली मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव आयंस और हैलोजेंस इलेक्ट्रॉन गेन करके नेगेटिव आयंस बनाते हैं। ये आयंस नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करते हैं और इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन से स्टेबलाइज होते हैं। सोडियम और क्लोरीन का एग्जाम्पल लें तो सोडियम इलेक्ट्रॉन देकर ने प्लस और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेकर Cl माइनस बनाता है। एक सेकंड पॉज करके सोचो, NaCl में इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रहा है या इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर? तुम्हारा आंसर होना चाहिए ट्रांसफर। इसके विपरीत Cl2H2 और F2 में एटम्स इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करते हैं। यही डिफरेंस आयोनिक और कोवेलेंट बॉन्डिंग के बेसिक डिस्टिंक्शन की शुरुआत है। ऑक्टेट रूल को एग्जाम लैंग्वेज में ऐसे लिख सकते हो। एटम्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को गेन, लूज या शेयर करके अपनी वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स की स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन पाने की कोशिश करते हैं। ट्रांसफर से आयोनिक बॉन्ड और शेयरिंग से कोवेलेंट बॉन्ड बन सकता है। यह इलेक्ट्रॉनिक थियरी ऑफ केमिकल बॉन्डिंग का सेंट्रल स्टेटमेंट है। लेकिन ऑक्टेट को यूनिवर्सल लॉ मत समझना। यह मेनली सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स और बहुत से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए यूजफुल है। चैप्टर में इसके 3 मेजर एक्सेप्शंस हैं: इनकम्प्लीट ऑक्टेट, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स और एक्सपैंडेड ऑक्टेट। एग्जाम में डेफिनेशन के साथ लिमिटेशंस लिखना अक्सर आंसर को कंप्लीट बनाता है।
इनकम्प्लीट ऑक्टेट में सेंट्रल एटम के आसपास 8 से कम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एग्जाम्पल्स हैं LiCl, BeH2, BCl3, AlCl3 और BF3। और इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स जैसे NO और NO2 में टोटल इलेक्ट्रॉन्स ऑड होते हैं, इसलिए सभी एटम्स का ऑक्टेट सेटिस्फाई नहीं हो सकता। एक्सपैंडेड ऑक्टेट में थर्ड पीरियड या उससे आगे के एलिमेंट्स सेंट्रल एटम के आसपास 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन्स रख सकते हैं। चैप्टर एग्जाम्पल्स हैं PF5, SF6 और H2SO4। कॉमन मिस्टेक यह है कि हर मॉलिक्यूल पर ऑक्टेट फोर्स कर दिया जाए। पहले एलिमेंट और टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट को देखो। अब लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाने की मेथड समझते हैं। पहला स्टेप है टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स काउंट करना। न्यूट्रल एटम्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जोड़ो। एनायन के हर नेगेटिव चार्ज के लिए 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करो और कैटायन के हर पॉजिटिव चार्ज के लिए 1 इलेक्ट्रॉन सब्ट्रैक्ट करो। ये काउंटिंग गलती से बचने का सबसे रिलायबल तरीका है। दूसरा स्टेप स्केलेटल स्ट्रक्चर बनाना है और सेंट्रल एटम चुनना है। जनरल रूल के अनुसार लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम सेंट्रल पोजीशन पर आता है। NF3 में नाइट्रोजन सेंट्रल है और फ्लोरीन टर्मिनल एटम्स हैं। कार्बोनेट आयन में कार्बन सेंट्रल है और ऑक्सीजन एटम्स बाहर होते हैं। फिर सिंगल बॉन्ड्स और रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। तीसरे स्टेप में बॉन्डेड एटम्स के ऑक्टेट्स कंप्लीट करो। सिंगल बॉन्ड्स देने के बाद जो इलेक्ट्रॉन्स बचें वे लोन पेयर्स हो सकते हैं या मल्टीपल बॉन्डिंग में जा सकते हैं। CO मॉलिक्यूल में सिंगल बॉन्ड से कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, इसलिए ट्रिपल बॉन्ड बनाना पड़ता है। लुईस स्ट्रक्चर एक यूजफुल पिक्चर है, कंप्लीट रियलिटी नहीं। चलो क्विक चेक। नाइट्राइट आयन NO2- के लिए टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कैसे काउंट होंगे? नाइट्रोजन के 5, 2 ऑक्सीजन एटम्स के 12 और नेगेटिव चार्ज का 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स। चार्ज को भूल जाना लुईस स्ट्रक्चर क्वेश्चंस में बहुत कॉमन मिस्टेक है। फॉर्मल चार्ज भी इसी इलेक्ट्रॉन अकाउंटिंग से जुड़ा है। फॉर्मूला है फॉर्मल चार्ज इक्वल्स फ्री एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस 1/2 ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। एटम शेयर्ड पेयर में अपना 1 इलेक्ट्रॉन ओन करता है, जबकि लोन पेयर के दोनों इलेक्ट्रॉन्स उसी एटम को असाइन होते हैं। फॉर्मल चार्ज का मतलब ये नहीं कि पॉलीएटॉमिक आयन में पूरा एक्चुअल चार्ज उसी एटम पर बैठा है। ये लुईस स्ट्रक्चर में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ट्रैक करने का अकाउंटिंग टूल है। कई पॉसिबल स्ट्रक्चर्स में जनरली स्मॉलेस्ट फॉर्मल चार्जेस वाला स्ट्रक्चर लोअर एनर्जी स्ट्रक्चर चुनने में हेल्प करता है। आयोनिक या इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड पॉजिटिव और नेगेटिव आयन्स के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन से बनता है। पॉजिटिव आयन फॉर्मेशन में न्यूट्रल एटम से इलेक्ट्रॉन रिमूवल होता है, जिसे आयनाइजेशन कहा जाता है। नेगेटिव आयन फॉर्मेशन में इलेक्ट्रॉन एडिशन होता है। आयनिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी केवल ऑक्टेट से नहीं, क्रिस्टल लैटिस की स्टेबिलिटी से भी जुड़ी है। आयनिक बॉन्ड बनने के लिए फेवरेबल फैक्टर्स क्या होंगे? पॉजिटिव आयन आसानी से बनना चाहिए, नेगेटिव आयन बनने की टेंडेंसी सूटेबल होनी चाहिए और सॉलिड में कैटायंस तथा एनायंस का स्टेबल क्रिस्टल लैटिस बनना चाहिए। लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी और कंपैरेटिवली हाई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बॉन्डिंग को फेवर करते हैं। आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड में कैटायंस और एनायंस ऑर्डरली 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट में होते हैं। लैटिस एंथैल्पी वह एनर्जी है जो 1 मोल सॉलिड आयनिक कंपाउंड को गैसियस कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में कंप्लीटली सेपरेट करने के लिए रिक्वायर्ड होती है। NaCl के लिए चैप्टर में इसका मैग्नीट्यूड 788 किलो जूल पर मोल दिया गया है। ध्यान दो, लैटिस एंथैल्पी को साइन और डेफिनेशन के साथ कंफ्यूज मत करना। सेपरेशन के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, जबकि लैटिस फॉर्मेशन में एनर्जी रिलीज होती है। एग्जाम में डेफिनेशन लिखते समय सॉलिड आयोनिक कंपाउंड, गैसियस कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस और 1 मोल, ये 3 कीवर्ड्स जरूर रखो। अब बॉन्ड पैरामीटर्स का सेक्शन शुरू करते हैं। बॉन्ड लेंथ 2 बॉन्डेड एटम्स के न्यूक्लियर के बीच इक्विलिब्रियम डिस्टेंस है। कोवेलेंट बॉन्ड में सिमिलर एटम्स के लिए कोवेलेंट रेडियस लगभग न्यूक्लियर के बीच डिस्टेंस का हाफ होता है। फॉर्मूला याद रखो, बॉन्ड लेंथ R इक्वल्स कोवेलेंट रेडियस ऑफ A प्लस कोवेलेंट रेडियस ऑफ B। बॉन्ड एंगल सेंट्रल एटम के आसपास बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स वाले ऑर्बिटल्स के बीच एंगल है। यह डिग्रीज में एक्सप्रेस होता है
और मॉलिक्यूल की शेप के बारे में आइडिया देता है। बॉन्ड एंथैल्पी 1 मोल गैसियस बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी है। लार्जर बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का मतलब स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है। पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल में सेम टाइप के सारे बॉन्ड्स की बॉन्ड एंथैल्पी हमेशा आइडेंटिकल नहीं होती, क्योंकि केमिकल एनवायरनमेंट बदल सकता है। वाटर में दोनों OH बॉन्ड्स ब्रेक करने की एनर्जीज अलग दी गई हैं, 502 और 427 किलोजूल पर मोल। इसलिए एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी टोटल बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी को बॉन्ड्स की संख्या से डिवाइड करके मिलती है। बॉन्ड ऑर्डर को लुईस डिस्क्रिप्शन में दो एटम्स के बीच बॉन्ड्स की संख्या के रूप में समझो। H2 में 1, O2 में 2 और N2 में 3। जनरल कॉरिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉन्ड ऑर्डर बढ़े तो बॉन्ड एंथैल्पी बढ़ती है और बॉन्ड लेंथ घटती है। इस रिलेशन को आंसर में क्लियरली लिखना। रेजोनेंस तब आता है जब सिंगल लुईस स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल को एक्यूरेटली रिप्रेजेंट नहीं कर पाती। ओजोन में 2 कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स लिखी जा सकती हैं, लेकिन एक्सपेरिमेंटली दोनों ओ बॉन्ड लेंथ समान और सिंगल तथा डबल बॉन्ड के बीच होती हैं। इसलिए एक्चुअल मॉलिक्यूल रेजोनेंस हाइब्रिड है, केमिकल फॉर्म्स का टाइम शेयरिंग नहीं। यह रेजोनेंस का सबसे कॉमन मिसकंसेप्शन है। मॉलिक्यूल कुछ समय एक कैनोनिकल फॉर्म और फिर दूसरे फॉर्म में स्विच नहीं करता। कैनोनिकल फॉर्म्स की रियल इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होती। एक्चुअल स्ट्रक्चर एक रेजोनेंस हाइब्रिड होती है, जिसकी एनर्जी किसी सिंगल कैनोनिकल स्ट्रक्चर से कम होती है और बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स एवरेज हो जाती हैं। कार्बोनेट आयन में एक डबल और 2 सिंगल बॉन्ड्स वाली सिंगल लुईस पिक्चर अनइक्वल बॉन्ड्स दिखाएगी, जबकि एक्सपेरिमेंटल फाइंडिंग में तीनों कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड्स इक्विवेलेंट हैं। इसलिए कार्बोनेट आयन को 3 कैनोनिकल फॉर्म्स के रेजोनेंस हाइब्रिड के रूप में डिस्क्राइब करना चाहिए। यही रीजनिंग बेस्ड आंसर है, केवल स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करना पर्याप्त नहीं। पोलैरिटी समझते हैं। सिमिलर एटम्स जैसे H2, O2, Cl2 और N2 में शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर इक्वली अट्रैक्टेड होता है, इसलिए बॉन्ड नॉनपोलर कोवेलेंट होता है। हेटेरोन्यूक्लियर HF में फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी ओर ज्यादा खींचता है, इसलिए बॉन्ड पोलर कोवेलेंट होता है और पार्शियल चार्जेस डेवलप होते हैं। डाइपोल मोमेंट चार्ज और सेपरेशन डिस्टेंस का प्रोडक्ट है। म्यू इक्वल्स क्यू इंटू आर। यह वेक्टर क्वांटिटी है और डिबाई में एक्सप्रेस की जाती है। पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल का नेट डाइपोल मोमेंट इंडिविजुअल बॉन्ड डाइपोल्स का वेक्टर सम होता है, इसलिए केवल पोलर बॉन्ड्स देखकर मॉलिक्यूल को पोलर कहना सही नहीं। इसीलिए BeF2 और BF3 के बॉन्ड डाइपोल्स कैंसिल होकर नेट डाइपोल मोमेंट 0 देते हैं। वाटर बेंट है, इसलिए उसके दो OH बॉन्ड डाइपोल्स कैंसिल नहीं होते और नेट डाइपोल मोमेंट रहता है। NH3 और NF3 दोनों पिरामिडल हैं। फिर भी NH3 का डाइपोल मोमेंट NF3 से ग्रेटर है, लोन पेयर कंट्रीब्यूशन की डायरेक्शन के कारण। आयनिक बॉन्ड्स में पार्शियल कोवेलेंट कैरेक्टर हो सकता है। फजन्स रूल्स के अनुसार स्मॉलर और हाईली चार्ज्ड केटायन एनायन को अधिक पोलराइज करता है। लार्जर एनायन अधिक पोलराइजेबल होता है। केटायन की पोलराइजिंग पावर और एनायन की पोलराइजेबिलिटी बढ़े तो आयनिक बॉन्ड में कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ता है। अब हम BiCpR थियरी में एंटर कर रहे हैं। लुईस स्ट्रक्चर्स शेप नहीं बताती, इसलिए ViCpR इलेक्ट्रॉन पेयर्स की रिपल्शन का यूज करती है। वैलेंस शेल में बॉन्डिंग पेयर्स और लोन पेयर्स नेगेटिव इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स की तरह एक दूसरे को रिपेल करते हैं और मैक्सिमम डिस्टेंस पर अरेंज होकर मिनिमम रिपल्शन वाली जियोमेट्री बनाते हैं। रिपल्शन ऑर्डर धीरे और प्रिसाइसली याद करो। लोन पेयर ग्रेटर देन लोन पेयर ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर लोन पेयर सेंट्रल एटम पर लोकलाइज्ड होता है और अधिक स्पेस ऑक्यूपाई करता है। बॉन्ड पेयर दो एटम्स के बीच शेड होता है, इसलिए उसकी रिपल्शन कंपैरेटिवली कम होती है। VsEPR में मल्टीपल बॉन्ड को 1 इलेक्ट्रॉन पेयर की तरह ट्रीट किया जाता है, यानी डबल या ट्रिपल बॉन्ड के 2 या 3 शेयर्ड पेयर्स को अलग अलग डायरेक्शंस में काउंट नहीं करते, उन्हें 1 सुपर पेयर मानते हैं। रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हो तो VsEPR मॉडल किसी भी सच स्ट्रक्चर पर अप्लाई किया जा सकता है। सेंट्रल एटम पर लोन पेयर न हो
तो कॉमन अरेंजमेंट्स हैं AB2 लीनियर, AB3 ट्रिगोनल प्लेनर, AB4 टेट्राहेड्रल, AB5 ट्रिगोनल बाइपिरामिडल और AB6 ऑक्टाहेड्रल। एग्जाम्पल्स में BECL2 लीनियर, BF3 ट्राइगोनल प्लेनर, CH4 टेट्राहेड्रल और PCL5 ट्रिगोनल बाइपिरामिडल जियोमेट्री दिखाते हैं। एक क्विक रिकॉल, CH4 में सेंट्रल कार्बन के अराउंड कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं? 4 बॉन्डिंग पेयर्स और कोई लोन पेयर नहीं। इसलिए इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट और मॉलिक्यूलर जियोमेट्री दोनों टेट्राहेड्रल। बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्रीज। अब सोचो, अगर लोन पेयर आ जाए तो एंगल पर क्या इफेक्ट होगा? लोन पेयर आने पर आइडियल जियोमेट्री डिस्टॉर्ट होती है। NH3 में 3 बॉन्ड पेयर्स और 1 लोन पेयर होते हैं। इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट टेट्राहेड्रल रहती है, लेकिन मॉलिक्यूल ट्राइगोनल पिरामिडल होता है और बॉन्ड एंगल 109.5 से घटकर 107 डिग्रीज हो जाता है। लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन बॉन्ड पेयर से अधिक है। H2O में 2 बॉन्ड पेयर्स और 2 लोन पेयर्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट टेट्राहेड्रल है और मॉलिक्यूलर शेप बेंट या एंगुलर होती है। 2 लोन पेयर्स की स्ट्रॉन्गर रिपल्शन के कारण HOH एंगल 109.5 से घटकर 104.5 डिग्रीज हो जाता है। इसलिए NH3 और H2O दोनों डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल होते हुए भी एंगल्स अलग रखते हैं। PCL5 में ट्रिगोनल बाइपिरामिडल अरेंजमेंट में 3 इक्वेटोरियल और 2 एक्सियल बॉन्ड्स होते हैं। इक्वेटोरियल बॉन्ड्स एक प्लेन में 120 डिग्रीज पर होते हैं। एक्सियल बॉन्ड्स प्लेन के ऊपर और नीचे होते हैं और इक्वेटोरियल प्लेन से 90 डिग्रीज बनाते हैं। एक्सियल बॉन्ड पेयर्स को अधिक रिपल्शन मिलती है। अब तक हम फर्स्ट मेजर आइडियाज कवर कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉन काउंटिंग, ऑक्टेट, लुईस स्ट्रक्चर्स, रेजोनेंस, पोलैरिटी और VSEPR। अगर कोई डाउट है एडजी में उसे एग्जैक्ट क्वेश्चन की तरह पूछना यूजफुल रहेगा, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप सोक्रेटिक क्वेश्चनिंग से पहले रीजनिंग निकलती है, फिर फाइनल आंसर। अब हम बॉन्डिंग को ऑर्बिटल लेवल पर देखेंगे। वैलेंस बॉन्ड थियरी लुईस और VSEPR की लिमिटेशंस को एड्रेस करने के लिए आती है। लुईस फॉर्मेशन की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन नहीं देती और VSEPR ज्योमेट्री तो प्रेडिक्ट करती है, लेकिन थियोरेटिकल रीजन लिमिटेड है। VB थियरी कोवेलेंट बॉन्ड को एटॉमिक ऑर्बिटल्स के ओवरलैप और ऑपोजिट स्पिन इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग से एक्सप्लेन करती है। H2 फॉर्मेशन को इमेजिन करो। दूर होने पर दोनों हाइड्रोजन एटम्स इंटरैक्ट नहीं करते। पास आने पर न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शंस और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन तथा न्यूक्लियस न्यूक्लियस रिपल्शंस दोनों एक्ट करते हैं। नेट अट्रैक्शन अधिक होने से पोटेंशियल एनर्जी घटती है। इक्विलिब्रियम डिस्टेंस पर अट्रैक्शन और रिपल्शन बैलेंस होते हैं और स्टेबल H2 मॉलिक्यूल बनता है। ऑर्बिटल ओवरलैप कॉन्सेप्ट कहता है कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स पार्शियल इंटरपेनिट्रेशन करते हैं और ऑपोजिट स्पिन इलेक्ट्रॉन्स पेयर होते हैं। ग्रेटर ओवरलैप जनरली स्ट्रॉन्गर कोवेलेंट बॉन्ड देता है। H2 में 2 सिंगली ऑक्यूपाइड 1s ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं। बॉन्ड फॉर्मेशन पर एनर्जी रिलीज होती है और मॉलिक्यूल आइसोलेटेड हाइड्रोजन एटम से मोर स्टेबल होता है। ओवरलैप में फेज का पॉइंट भी आता है। पॉजिटिव और नेगेटिव साइंस ऑर्बिटल वेव फंक्शन की फेज दिखाते हैं, चार्ज नहीं। सेम फेज और सूटेबल ओरिएंटेशन से पॉजिटिव ओवरलैप होता है। रॉन्ग ओरिएंटेशन पर ओवरलैप 0 या अनफेवरेबल हो सकता है। यह डिस्टिंक्शन स्टूडेंट्स अक्सर मिस करते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड्स 2 टाइप्स के होते हैं, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड हेड ऑन या एक्सियल ओवरलैप से इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग बनता है। SP और PP कॉम्बिनेशन सिग्मा बॉन्ड दे सकते हैं। सिग्मा ओवरलैप अधिक एक्सटेंड का होता है, इसलिए जनरली सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है। पाई बॉन्ड में ऑर्बिटल साइडवाइज ओवरलैप करते हैं। पार्टिसिपेटिंग ऑर्बिटल एक्सिस पैरेलल और इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के परपेंडिकुलर होते हैं। इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर और नीचे सॉसर लाइक रीजन्स में होते हैं। मल्टीपल बॉन्ड में पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड के अतिरिक्त बनता है, इसलिए डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा और 1 पाई होते हैं। हाइब्रिडाइजेशन एटॉमिक ऑर्बिटल्स के इंटरमिक्सिंग की प्रोसेस है, जिसमें स्लाइटली डिफरेंट एनर्जीज वाले ऑर्बिटल्स मिलकर इक्विवेलेंट एनर्जी और शेप वाले नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं।
हाइब्रिड ऑर्बिटल्स प्रेफर्ड डायरेक्शंस में पॉइंट करते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन कम और स्टेबल मॉलिक्यूलर जियोमेट्री पॉसिबल होती है। हाइब्रिडाइजेशन के की फीचर्स। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की संख्या मिक्सिंग में गए एटॉमिक ऑर्बिटल्स की संख्या के बराबर होती है। वे एनर्जी और शेप में इक्विवेलेंट होते हैं। प्योर ऑर्बिटल्स की तुलना में स्टेबल बॉन्डिंग के लिए इफेक्टिव होते हैं और स्पेस में डेफिनेट डायरेक्शंस लेते हैं। प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हर केस में एसेंशियल नहीं है। sp हाइब्रिडाइजेशन में 1s और 1p ऑर्बिटल मिलकर 2 इक्विवेलेंट sp हाइब्रिड्स बनाते हैं। प्रत्येक में 50% s और 50% p कैरेक्टर होता है। ये ऑपोजिट डायरेक्शंस में पॉइंट करते हैं, इसलिए जियोमेट्री लीनियर और बॉन्ड एंगल 180 डिग्रीज होती है। BeCl2 इसका चैप्टर एग्जांपल है। sp2 में 1s और 2p ऑर्बिटल्स मिक्स होकर 3 इक्विवेलेंट sp2 हाइब्रिड्स बनाते हैं। BCl3 में बोरोन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। 3 ऑर्बिटल्स ट्रिगोनल प्लानर अरेंजमेंट में होते हैं और Cl-Bcl एंगल 120 डिग्रीज होता है। sp2 को लीनियर समझना कॉमन मिस्टेक है। लीनियर ज्योमेट्री sp से जुड़ी है। sp3 में 1s और 3p ऑर्बिटल्स कंबाइन होकर 4 इक्विवेलेंट sp3 हाइब्रिड्स बनाते हैं। प्रत्येक में 25% s और 75% p कैरेक्टर होता है। CH4 में ये 4 हाइब्रिड्स टेट्राहेड्रॉन के 4 कॉर्नर्स की ओर पॉइंट करते हैं और आइडियल एंगल 109.5 डिग्रीज होता है। NH3 और H2O में भी सेंट्रल एटम sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, लेकिन लोन पेयर्स शेप बदलते हैं। NH3 में 1 लोन पेयर होने से ट्राइगोनल पिरामिडल शेप और 107 डिग्रीज एंगल मिलता है। H2O में 2 लोन पेयर्स होने से बेंट शेप और 104.5 डिग्रीज एंगल मिलता है। जियोमेट्री लिखते समय लोन पेयर्स काउंट करना। मल्टीपल बॉन्ड्स को हाइब्रिडाइजेशन से जोड़ो। एथीन में दोनों कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। Cc के बीच 1 sp2 सिग्मा बॉन्ड और अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल से 1 पाई बॉन्ड बनता है। एथाइन में कार्बन एटम्स sp हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। Cc ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड्स होते हैं। डी ऑर्बिटल्स वाले एग्जाम्पल्स भी याद रखो। PCl5 में sp3 डी हाइब्रिडाइजेशन और ट्रिगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री होती है। SF6 में sp3 D2 हाइब्रिडाइजेशन और ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है। PCl5 में एक्सियल बॉन्ड्स इक्वेटोरियल बॉन्ड्स से थोड़े लॉन्गर और वीकर होते हैं, क्योंकि एक्सियल पेयर्स को अधिक रिपल्सिव इंटरेक्शंस मिलती हैं। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, इसे हुंड और मुल्लिकर ने 1932 में डेवलप किया। इस थियरी में इलेक्ट्रॉन्स एटॉमिक ऑर्बिटल्स की तरह मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में रहते हैं, लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मॉलिक्यूल के पूरे न्यूक्लियाई ग्रुप से जुड़ा होता है। एटॉमिक ऑर्बिटल मोनोसेंट्रिक है, जबकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पॉलीसेंट्रिक होता है। कंपैरेबल एनर्जी और प्रॉपर सिमेट्री वाले एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं। 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन हो तो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं, 1 बॉन्डिंग और 1 एंटी बॉन्डिंग। नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हमेशा कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स की संख्या के बराबर होता है। ये लाइन एग्जाम में बहुत यूजफुल है। LCAO यानी लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स एक अप्रॉक्सीमेट मेथड है। एडिशन ऑफ वेव फंक्शन से बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है, जिसे सिग्मा लिखा जा सकता है। सब्ट्रैक्शन से एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल सिग्मा स्टार बनता है। बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी न्यूक्लियाई के बीच बढ़ती है और एनर्जी लोअर होती है। एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में न्यूक्लियाई के बीच इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है और नोडल प्लेन हो सकता है। इसकी एनर्जी पेरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स से हायर होती है और यह मॉलिक्यूल को डिस्टेबलाइज करता है। इलेक्ट्रॉन्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में ऑफबाउ प्रिंसिपल, पाली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल और हुंड रूल के अनुसार फिल होते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करने की 3 कंडीशंस याद रखो। एनर्जी सेम या नियरली सेम हो, मॉलिक्यूलर एक्सिस के अबाउट सिमेट्री सेम हो और ओवरलैप मैक्सिमम एक्सटेंट तक हो। उदाहरण के लिए 1s दूसरे 1s से कंबाइन कर सकता है, लेकिन 1s और 2s की एनर्जीज अलग होने से कॉम्बिनेशन सूटेबल नहीं माना जाता। एम ओ थ्योरी से स्टेबिलिटी और मैग्नेटिक बिहेवियर दोनों मिलते हैं।
Bond order equals 1/2 times bonding electrons minus anti-bonding electrons. पॉजिटिव बॉन्ड ऑर्डर स्टेबल मॉलिक्यूल इंडिकेट करता है। जीरो या नेगेटिव बॉन्ड ऑर्डर अनस्टेबल स्पीशीज को इंडिकेट करता है। ऑल ऑर्बिटल्स डबली ऑक्यूपाइड हो तो डायमैग्नेटिक, सिंगली ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल हो तो पैरामैग्नेटिक। H2 में बॉन्डिंग ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए बॉन्ड ऑर्डर 1 और मॉलिक्यूल डायमैग्नेटिक है। He2 में बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग दोनों में 2 इलेक्ट्रॉन्स भरते हैं, बॉन्ड ऑर्डर 0 आता है और मॉलिक्यूल अनस्टेबल माना जाता है। Be2 के लिए भी बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग ऑक्यूपेंसी बॉन्ड ऑर्डर 0 देती है। O2 का रिजल्ट स्पेशली इंपॉर्टेंट है। बॉन्ड ऑर्डर 2 होने से डबल बॉन्ड मिलता है। इसके 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल्स में रहते हैं, इसलिए O2 पैरामैग्नेटिक है। यह एमओ थ्योरी की स्ट्रेंथ है, क्योंकि सिंपल लुईस पिक्चर O2 की पैरामैग्नेटिक नेचर एक्सप्लेन नहीं करती। अब फाइनल कॉन्सेप्ट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जब हाइड्रोजन स्ट्रांगली इलेक्ट्रोनेगेटिव F, O या N से कोवेलेंटली बॉन्डेड होता है, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की ओर शिफ्ट होता है। हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है और वह दूसरे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अट्रैक्टिव इंटरेक्शन बनाता है। यही हाइड्रोजन बॉन्ड है। हाइड्रोजन बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड से वीकर होता है और डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है, जबकि कोवेलेंट बॉन्ड सॉलिड लाइन से। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड अलग मॉलिक्यूल्स के बीच बनता है, जैसे HF अल्कोहल या वाटर मॉलिक्यूल्स में। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड उसी मॉलिक्यूल के भीतर होता है, जैसे ओ नाइट्रोफिनोल में। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की मैग्नीट्यूड फिजिकल स्टेट पर डिपेंड करती है। चैप्टर के अनुसार सॉलिड स्टेट में ये मैक्सिमम और गैसियस स्टेट में मिनिमम होती है। इसलिए हाइड्रोजन बॉन्ड्स कंपाउंड्स की स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज पर पावरफुल इफेक्ट डालते हैं। डेफिनेशन में हाइड्रोजन एटम, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और अट्रैक्टिव फोर्स, इन 3 आइडियाज को जोड़ना। फाइनल चैलेंज से पहले रैपिड रिकैप करो। केमिकल बॉन्ड स्टेबिलिटी और लोअर एनर्जी से जुड़ा है। ऑक्टेट ट्रांसफर या शेयरिंग से अचीव हो सकता है, लेकिन एक्सेप्शंस याद हैं। लुईस स्ट्रक्चर्स इलेक्ट्रॉन्स और फॉर्मल चार्ज दिखाती हैं। रेजोनेंस हाइब्रिड एक्चुअल स्ट्रक्चर है। VSEPR शेप को रिपल्शन से प्रेडिक्ट करती है। अब बाकी चेन बॉन्ड ऑर्डर बढ़े तो बॉन्ड एंथैल्पी बढ़ती है और बॉन्ड लेंथ घटती है। वीबी थियरी ओवरलैप समझाती है। सिग्मा हेड ऑन और पाई साइडवाइज ओवरलैप से बनते हैं। हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री एक्सप्लेन करती है। एमओ थ्योरी बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड ऑर्डर, स्टेबिलिटी और मैग्नेटिज्म बताती है। हाइड्रोजन बॉन्ड F, O या N से जुड़ा वीक अट्रैक्टिव इंटरैक्शन है। सबसे कॉमन मिस्टेक याद रखो, मॉलिक्यूल की शेप केवल लुईस स्ट्रक्चर देखकर डिसाइड मत करना। लोन पेयर्स काउंट करो, VSEPR रिपल्शन लगाओ, फिर हाइब्रिडाइजेशन और बॉन्ड एंगल्स वेरीफाई करो। आज का छोटा चैलेंज है, बिना नोट्स के भी ECl2BF3, CH4NH3 और H2O की ज्योमेट्री, हाइब्रिडाइजेशन और अप्रॉक्सीमेट बॉन्ड एंगल लिखो। बहुत बढ़िया। अगर किसी स्टेप पर डाउट अट जाए, एडजी में एग्जैक्ट क्वेश्चन डालकर उसे छोटे रीजनिंग स्टेप्स में सॉल्व करो या अपने वर्ड्स में किसी फ्रेंड को कॉन्सेप्ट टीच करके एक्टिव रिकॉल करो। गौरव और स्वाति की ओर से इतना ही। केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को रखने के बजाय इलेक्ट्रॉन्स, एनर्जी, ओवरलैप और रिपल्शन की स्टोरी की तरह समझो। फिर मिलेंगे वार्म विशेष और हैप्पी लर्निंग।